नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित और आप सभी अराइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। और जैसा कि शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा, आज की जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, उसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं और चर्चा में क्या होगा जिसका अंदाज़ा आपको मेहमानों के परिचय से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे बगल में जो शख्स मौजूद हैं उनको देवरिया से ही पहचान मिली। वर्तमान में आप गोरखपुर में हैं और ट्रैफिक पुलिस के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके बारे में एक चीज़ है, मैं अपने तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि अगर ईमानदारी का कोई भारत रत्न होता तो वो इस व्यक्ति को मिलता। तो देवभूमि का हम पे प्रताप है क्योंकि बिल्कुल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। अच्छा चलिए, तो इस पर आगे बातचीत होगी। हमारे दूसरे नंबर के जो मेहमान हैं, दूसरे नंबर पे जो बैठे हैं, आशुतोष त्रिपाठी जी हैं। दो नंबरी से परम आदरणीय है, हमारे बड़े भैया हैं आशुतोष त्रिपाठी जी। मंचों के जादूगर हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं। और उनके बगल में प्रवीण शास्त्री जी हैं। अगर इनका परिचय मैं बताऊं जिस तरीके से लोग सुनना चाहते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि इस व्यक्ति को आप चप्पल में भी मिल सकते हैं। नेकर में बिल्कुल, टी शर्ट में, चप्पल में। मतलब जैसे आम आदमी होता है, मतलब रवि किशन के पास जो बैठ सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो बैठ सकता है, अगर वो व्यक्ति आपको चप्पल में मिल जाए तो ये सहजता है आपकी। प्रवीण शास्त्री जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। बारे में प्लीज एक चीज मैं अभी कदम मैं भूल जाऊंगा। कोरोना के समय में जब बहुत दौर बुरा था, लोग एक एक जगह बिल्कुल घर से नहीं निकलते थे, बहुत सारी तकलीफें थी। गोरखपुर से चल के बंदा टी शर्ट हाफ पैंट में आके, और मेरे घर में, मतलब मैं गवाह हूं कि मेरे घर में मेरी अनुपस्थिति में चावल दाल का पैकेट, आटे का पैकेट पैक करके आपके छोटे अनुज, जो पूरे मतलब पूरे देश में स्टार पारितोष त्रिपाठी जी को कौन नहीं जाता, मामा टीआरपी मामा को, आप उनके बड़े भाई भी हैं। और उन पारितोष त्रिपाठी जी ने मेरे उस पुलिस वाले के आंगन में बैठ के जिस तरह से इन्होंने राशन पैक किया, और कोरोना से बिल्कुल लड़के आप कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, इसके बाद भी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। हमसे लोग पूछते हैं कि शास्त्री जी में क्या है जो सारा नियम कानून तोड़ के उनके साथ आप जाते हो। तो शास्त्री जी में यह है कि इनकी सरलता, इतनी सहजता है कि मतलब कोई भी जुड़ जाता है। बाकी आगे अनन्य जी के बारे में, तो अनन्य जी आप बताएंगे। सबसे अंत में जो व्यक्ति है, हमारे आपके बीच में दूरी भी बहुत है, और ये जो ऊपर हम लोग पहने हैं इसका कलर भी मैच कर रहा है, ये भी बात है, दिल मिल रहा है। मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। ब्लैक कमांडोज। तो वैसे यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं, लेकिन चर्चा जिनसे होनी है, आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, उनमें से अनन्य भैया के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। जैसे गांधी जी के कारण भारत को कुछ लोग जानते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांधी जी के कारण भारत को जानते हैं विदेशों में। तो आने वाले समय में, इस समय से ये श्रृंखला शुरू हो गई है, अनन्य देवरिया जी के कारण देवरिया को लोग जानेंगे। क्या बात? ये मुझे लगता है, और वो उस चीज की शुरुआत हो गई है। तो आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक छोटा सा हमारा प्लेटफॉर्म है जो सामाजिक हित के लिए समर्पित है, बिना किसी भेदभाव के समर्पित है। आप सभी का आशीर्वाद से चल रहा है, आगे और चलेगा। तो शुरू किया। एक बात मैं भी जोड़ दूं कि यहाँ अमित अराइजिंग भारतवर्ष चलाते हैं, और पत्रकारिता जुनून है इनका। सही बात। बाकी ये अपना जीवन चलाने के लिए दूसरी तरह की चीजें करते हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए जीते मरते हैं। नहीं, शिक्षक हैं। और हम पांचों में एक चीज कॉमन है, वो है कि हम सब मानवता की सेवा में लगे हैं। बिल्कुल, मनुष्यता के लिए जीते मरते हैं और समाज की चिंता करते हैं। तो आप सबसे कलेक्टिव रूप से मैं सबकी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि अराइजिंग भारतवर्ष को, जो इनके हाथ में माइक पे लिखा हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको खूब प्रेम देंगे। हाँ अमित, कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, बातें हम ही लोग करेंगे, हमारे दो इस महान विभूतियों के बारे में भी लोग जाने कि देवभूमि में ऐसे लोग भी हैं।
शाह नवाब सर हैं, मतलब शाह नवाब जी हैं ये सलेमपुर से। और जब ये पहली बार मिले, इनको मिलने के बाद इनको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे सतपाल भाई जो हैं, मतलब इस युवा ने मतलब एक बात बताई पूरे समाज को, पूरी दुनिया को। समाज सेवा तो ये बहुत छुप के करते हैं। मैं जानता हूं कि कोरोना में किस तरह से ये मेरी गाड़ियों में बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतलें चोरी से भरते थे। तो और ऐसे शख्सियत, और अभी अब थोड़ा सा इधर घुमाइए। मैं हिमांशु सिंह सर हैं। और अभी जब हम लोगों ने अभी वहां पे गोरखपुर में यहाँ के अनाथ बच्चों को लेके जिस तरह से पार्टी और पिकनिक कर रहे थे, तो मतलब मैं तो मेरा तो लगता है कि हर दिन जो है 4 चांद लगता है। ये सोफा तो है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा आप कूद रहे हैं, ये खुशी आपकी। सोफे से अधिक उछाल। और 2 बच्चे वहां पे खड़े, उनको दिखा नहीं पा रहे हैं। जो मैं अपने से, मैं अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों की बात हो रही थी इस लाइव से पहले, तो मैं कह रहा था कि प्रशांत, वैभव, रजनीश जैसे लोग, ये बच्चे मुझे अगर पहले 10 साल पहले मिले होते तो राम ऋषि पूरा हिंदुस्तानी पूरी दुनिया देखता। मतलब ये गुण है, ऐसे लोगों की टीम हम लोगों की है जो समाज सेवा के लिए मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। बाकी ईश्वर की मर्जी। अब सर आगे प्लीज। बिल्कुल। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं जैसे कि अगर मैं भैया को इसमें शामिल कर दूं तो ये चर्चा पर भारी पड़ जाएगी। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं, मुकम्मल जैसा है। तो बस मैं ये चाह रहा था कि जैसे भैया के बारे में जो कुछ भी आप जाने वो एक अलग से इंटरव्यू में आप जाने, अलग से वीडियो में जाने। इसीलिए बस भैया का मैं परिचय नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन चलिए आपके माध्यम से आपने शुरू कर ही दिया है तो ये भी आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पे उपस्थिति जो है वो मायने रखती है। तो भैया बहुत सारा काम कर रहे हैं, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, कुछ अभी परिचय नहीं कराऊंगा। तो सबसे पहला सवाल हम लेंगे जो व्यक्ति मेरे से सबसे दूर है बैठने में अभी। आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो साहित्य और राजनीति का जो संबंध है वो किस प्रकार का है? क्योंकि बहुत बार ऐसे कवियों को मैंने सुना है, पुराने कवियों के बारे में आप लोगों के माध्यम से पढ़ा है कि मतलब नेहरू जी तक को लताड़ लगा देते थे। तो ये इसका संबंध आप किस नजरिए से देखते, कैसे जैसे देखते? कविता है, कविता कभी सत्ता के पक्ष में जाती ही नहीं है। कविता हमेशा वो पक्ष ढूंढती है जो कहीं सत्ता से छूट रहा है, जो सत्ता का कर्तव्य है लेकिन उसका निर्वहन नहीं हो रहा। जो अच्छा है उसकी प्रशंसा तो हो ही रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन जो छूट जा रहा है कविता उस प्रश्न को उठाती है, उस पर बात करती है। हम जानते हैं दिनकर और पंडित नेहरू से जुड़ा हुआ एक किस्सा, किस तरीके से मंच पर चढ़ते हुए पंडित नेहरू फिसलने लगते हैं और पीछे से रामधारी सिंह दिनकर उनको सहारा देते हैं। तो नेहरू जी पलट कर धन्यवाद कहते हैं कि धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे संभाल लिया। तो दिनकर जी कहते हैं कि राजनीति जब जब भी लड़खड़ाएगा तब तब साहित्य उसे सहारा देगा। तो मेरी 4-6 पंक्तियां इस विषय पे कि आपका जो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रश्न है, टू द पॉइंट, क्या है साहित्य और राजनीति के बीच का संबंध। तो जो राजनीति और साहित्य के बीच का सीधा संबंध है वो सिर्फ इतना है कि जब जब राजा लोलुप लंपट भोग विलासी होता है, क्या बात है? जब जब राजा लोलुप लंपट भोग विलासी होता है और कर्म वेश्याओं की चौखट पर जाकर सोता है, जब जब लोकतंत्र की इज्जत सत्ता में खो जाती है, नैतिकता जाकर भविष्य के बिस्तर में सो जाती है, जब असमत चौराहों पर यूं नंगी कर दी जाती है, जब असमत चौराहों पर यूं नंगी कर दी जाती है, और जब असमत चौराहों पर यूं नंगी कर दी जाती है और वहशियत की फितरत आंखों में भर दी जाती है, तब कोई कलम बगावत करके सच का जिम्मा लेती है। तो अगला सवाल आपसे है। हाँ। और सीधा सवाल है, जैसे आजकल दिखावे में लोग कह रहे हैं कि हम देसी हैं, गांव के हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, जबकि कहीं ना कहीं वो गांव की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपके लिए गांव क्या है? गांव में गांव बचा है कि नहीं? कितना बचा है? ये बात सही है। जिस तरह यह सच है कि धर्म में धर्म कितना बचा है, राजनीति में राजनीति कितनी बची है, मनुष्यता में मनुष्य कितना बचा है, गांव में गांव भी उतना ही बचा है। ठीक है, मैंने कहीं कहा था कि देवता तो इस नगर से जा चुके हैं, गांव अब सारे शहर को जा चुके हैं। अमित, यह एक प्रयोग था, शहरीकरण का एक प्रयोग था कि भाई लोग अपने सुख सुविधा के लिए, हमारा बच्चा पढ़ेगा, अस्पताल होगा, उसके लिए हम सबों ने शहर बनाए। शहर लोगों ने बसाए और बनाए हैं, गांव ओरिजिनल है, गांव स्वयं से सृजित हैं, शहर हमसे निर्मित हैं। लेकिन ये शहरीकरण का प्रयोग अब फेल हो चुका है।
इसलिए जब कोरोना आया ना तो सब लोग भाग भाग के गांव जा रहे थे। बिल्कुल। जिनके घर में भोजन नहीं था वो भी गांव जा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा केंद्र है वहां। कुत्ते की जैसे पूंछ काट के या कान काट के गाड़ी गई होती है, हमारा नभिनाल काट के हमारे गांव में गाड़ा गया है। वह केंद्र है, वापस वहां लौटना होगा। हम नहीं लौटेंगे तो पुनः हम खो जाएंगे। तो अपने आप को ढूंढना है, अपनी पुरानी जड़ों को ढूंढना है तो गाँव में जाना होगा। मैं एक कविता में कहता हूं कि वह जो जोतता है, हम लोग भी किसान हैं अमित, बिल्कुल, कि वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, और स्याही की एक एक बूंद से एक एक हर्फ उगाता है, गुजरता है अभावों से, तब जाके कविता में वह भाव लगता है। जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि अपनी आह से जो वाह के अफसाने गाता है, आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है, उसके लहू की है वो लाली जिससे कि कविता का सूरज चढ़ता है। तो गांव याद करना होगा, अपनी जड़ों में जाना होगा, यही इलाज है हमें। क्या हो गया? सवाल पूछिए। स्पीचलेस बोला है गांव के बारे में, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ, गांव में ही रहा हूँ, गांव से आके मैं पढ़ता था, तो वो सब चीजें जो भी आपने बोला है बिल्कुल दिल को छू गई। मैं एक मुक्तक में मैंने कहा था कि शहरों में हमारा जीवन कैसा है कि गमले को ही बाग समझते हैं, बहुत बड़े, और कैक्टस को गुलाब समझते हैं। वो खेत और खलिहान की कीमत क्या जाने जो एक्वेरियम को ही तालाब समझते हैं। और जो गांव की नहरों में नहाया होगा या ट्यूबवेल पे जो नहाया होगा लड़का, अब हम बच्चों से बताते हैं गांव ऐसा होता था। कभी समय मिले, मैंने एक कविता में और कहा था कि जो बेटा हो करके मजबूर पैसे कमाने गया था घर से दूर, आज उसमें शहर कुछ यूं बैठा है कि बाप की नजरें तरसती हैं उसे देखने को, और बेटा पैसे को ही बाप बनाकर बैठा। तो हमें कभी ना गांव जरूर जाना चाहिए, गांव से जुड़ना चाहिए। और गांव जाने का मतलब है अपने वंश वृक्ष से जुड़ना। बिल्कुल, हाँ, अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पोषण तो वहीं से मिलता है। बिल्कुल। तो एक्वेरियम को तालाब समझने वालों, अगला सवाल प्रवीण शास्त्री जी से है। और एक्वेरियम ही तालाब नहीं है, क्या है, इनसे उसका उत्तर मिलेगा आपको, उत्तर आपका मिल जाएगा। तो सवाल आपसे सीधा सा है भैया, आप गांव में भी रहे हैं और शहर भी है मुख्यमंत्री जी का, आप मतलब वो भी देख रहे हैं, पारंपरिक चीजें भी देख रहे हैं, आधुनिक चीजें भी देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है, ये सांस्कृतिक विकास हो रहा है कि मतलब उत्थान हो रहा है या पतन? सबसे पहले हमारा आपका सवाल और हमारा जवाब एराइजिंग भारत के अधिक से अधिक दर्शक देख सके, इसके लिए मैं उन सभी लोगों से अपील कर रहा हूं जो अभी लाइव में जुड़े हैं या जो आपके ये इंटरव्यू पड़ेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस पे जुड़ेंगे तो हम लोग के जवाब सवाल का कुछ मतलब निकलेगा। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम लोग के पेज पे, हम लोग के आईडी पे, जैसे अनन्य देवरिया जी हैं तो बहुत बड़ी हस्ती हैं कवि के मंच पे, और हम इनको सेकंड रवि किशन इसलिए देते हैं कि कभी कल किसी को अगर मुझे एहसास कराना होता है कि किसका फ़ोन है तो भैया बस हेलो बोल के काट देते हैं तो लोग सोचते हैं उनका फ़ोन है। तो आप और आपका कोई प्रोग्राम हो, आपका कोई फ़ोन हो, हम बहुत वजन उसको देते हैं। भले वजन आप इधर से ना दे के फ़ोन करते हो, लेकिन हम वजन समझ के उस समय को अपने आप में कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो बात करते हैं। कोरोना काल में जो भी पेशेंट यहाँ से गोरखपुर जाते थे, जिनको रात को 2 बजे भी ज़रूरत होती थी, तो इमरजेंसी नंबर मेरे लिए प्रवीण शास्त्री का नंबर था। क्या बात? तो मैं इनको 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी किया है, प्रवीण जी ने फ़ोन रिस्पॉन्ड किया है। ये कोरोना काल मेरे लिए, अभी आप गांव की चर्चा कर रहे थे और शहर की चर्चा कर रहे थे, आप सभी लोग लगभग घर पे आए हैं। मैं कभी गोरखपुर को शहर मान के गोरखपुर में रहा ही नहीं। एक अध्ययन का क्षेत्र रहा और दूसरा अध्यात्म का क्षेत्र रहा। अध्यात्म मतलब अब केवल अध्यात्म के लिए विद्यालय नहीं होना चाहिए। विद्यालय में मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, क्योंकि वैभव हमेशा पोस्ट डालते तो लिखते हैं वेद पढ़ना और वेदना पढ़ना, तो मैं उसी पे जिक्र करूँगा। क्या बात है। क्योंकि वेद पढ़ने के लिए और संस्कृत पढ़ने के लिए मैं विद्यालय में गया, शहर में गया,
लेकिन वेदना पढ़ने के लिए और संस्कृति को जानने के लिए, संस्कृति को संरक्षित, फिर हमने पुनः गांव की तरफ रुख। क्या बात है, ये बड़ी बहुत विलक्षण बात है। क्योंकि हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारा संस्कार जो गांव है, गांव से हमारे शहर है, शहर से गांव कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और कोविड काल, कोरोना ठीक है ये महामारी थी, लेकिन ये मेरे लिए इंसानियत की किताब थी। क्या बात है प्रवीण जी। मैं उसको पढ़ा, मैं समझा, ये एहसास दिलाया कि इस महामारी में कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। महामारी इसी को कहते हैं जो महल वाले को भी एहसास दिला दे और झोपड़ी वाले को भी एहसास दिला दे। औकात। जिस समय कोई नहीं निकलता था, उस समय ये अपनी ड्यूटी, उस समय गाड़ी चेक करना अलग की बात, गाड़ी भी चेक करते थे, ये अपने ड्यूटी के प्रति पूरी ईमानदारी निभाया है। उस समय आप जैसे लोग, हम लोग नहीं निकल पाते थे या आप लोग नहीं निकल पाते थे, भैया को पता है कि वो बनवाना पड़ता था, क्या कहते हैं, परमिशन बनवाना पड़ता था, लेकिन इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। आपके पास 10 रास्ते हैं, अगर नहीं करना चाहेंगे तो 10 रास्ते आपके पास बंद हैं। कैसे बताएं, अभी आप बताएं टीएसआई साहब, ये तो कुछ भी हो जाएंगे, हम टीएसआई ये कहेंगे, कुछ भी हो जाएंगे, पता नहीं क्यों टीएसआई ही कहेंगे। तो सेवा कैसे किया जा सकता है, आपको पता नहीं चलता था और गाड़ी में रखवा दिया जाता था। और बॉलीवुड के लोगों को धिक्कार है, परितोष त्रिपाठी आपके छोटे भाई हैं, मुझे लगता है कितने बड़े वो एक्टर बन जाएंगे, कितने बड़े स्टार बन जाएंगे, लेकिन भाई भाई का क्या प्रेम है। हमको लगता है कि उनकी व्यस्तता और उनकी जो बुलंदी है, उसमें कैसे किसी के जगह को सम्मान देना चाहिए, भले वो भाई छोटा हो या बड़ा हो। ये फ़ोन मिलाने में भी सोचते होंगे कि कैसे कब मिलाए कि उनके लिए बहुत सुटेबल समय हो। और कवि, जहाँ तक कवि की बात है, तो हम कभी को पहले सुनते नहीं थे, बात सही है, हम सोचते थे कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन बाद में हमारा जो अनुभव 2-4, जैसे आपके बाद हमने कवियों पे ध्यान दिया, आपके बाद, क्या बात है, बिल्कुल, क्या बात। इतना समय बीतने के बाद व्यक्ति की जो लालसा है, जो इच्छा है, वो आ सकता है वापस। और अनन्य जी को हमने देवरिया में आपके द्वारा, भैया के द्वारा एक कार्यक्रम था, उसमें हमने सुना, तो हम कहा आज के युवा कहाँ जा रहे हैं, आज के युवा मंचों पे सेलिब्रिटी को बुला के करें, लेकिन हमने उसमें अपना जो रिसर्च था वो बता रहे हैं आपको, जो मंच के कलाकार जो फिल्मी होते हैं उनको सुनने के लिए हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन जब कवि महोत्सव होता है, जब कवि मंच पे होते हैं, तो विद्वान और आध्यात्म से, साहित्य से, समाज से, क्या बात है, जुड़े हुए, वहाँ भीड़ नहीं रहती है, वहाँ जन सैलाब नहीं रहता है, लेकिन वहाँ जो व्यक्ति बैठा रहता है, वो हर एक व्यक्ति अपने आप में जन सैलाब होता है। वाह, क्या बात। तो कवि की जगह वो है। अगर कवि को सुनने के लिए कोई 3 घंटे का समय दे दिया, तो हम आप उसका वो नहीं निकाल सकते कि ये कैसा व्यक्ति हो सकता है। सोचिए, कवि से भी ऊपर उसकी सोच होगी, बिल्कुल, तब वो 3 घंटा देकर कवि को सुन रहा है। आपको बताएं, हमको लगता है कि अभी भी बहुत लोग सुनते हैं, चाहे कवि के कविता को सुन, एक हम लोग ऐसे बात करते हैं, और कवि कितने शब्दों का संग्रह भी, कौन वो थे जिनके आप इंटरव्यू लिए थे, जो पुस्तक लिखे हैं अवैधनाथ जी की, अच्छा, वरुण पांडे जी। मुझे ताली बजाना, मुझे हंसना, मुझे किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना नहीं, जो व्यक्ति शब्दों के मोतियों को पिरो कर एक माला बनाया है, माला को गले में डाल लेना तो आसान होता है, लेकिन वो माला कैसे तैयार हुआ है, उसको मैं वहाँ बैठे बैठे महसूस किया। वो मुझे बुलाए थे 10 मिनट के लिए, भैया भी कल बोले कि आधे घंटे का काम है, लेकिन मुझे लगता है जब ये संगम में एक पास इकट्ठा होता है, तो महाकुंभ में जब हम लोग रहेंगे, एक दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन लग जाता है। तो देखे कि शब्द कहाँ कहाँ से ढूंढे हैं। जो उनका बहुत बड़ा भक्त होगा, वो भी उनके लिए वो शब्द नहीं निकाल सकता है, लेकिन कवि का भाव उस शब्द में दिखता है, उस शब्द में कितना वजन होता है। वही शब्द अभी आपके द्वारा, आशुतोष भैया के द्वारा, हम भैया कह रहे हैं, लेकिन अब कवि आशुतोष त्रिपाठी और आप अनन्य जी को देख के लगा कि युवा किस रास्ते पे जा रहा है आजकल का। बिल्कुल, सवाल यहीं पे था, यही पे था कि मतलब सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है कि पतन हो रहा है। सांस्कृतिक कलयुग है, कलयुग में आपको घोर आडंबर भी दिख जाएगा और घोर तपस्या भी दिख जाएगा। ये कलयुग है,
कलयुग में आपको आपके जैसा कभी भी मिल जाएगा, और कभी आपके उम्र का युवा ऑर्केस्ट्रा पार्टी का डायरेक्टर बन के भी बोर्ड लगा के मिल जाएगा। तो हमको आपको चुनना है कि हम क्या करते। उसी कोविड की महामारी में जो वेदना नहीं पढ़ पाए वो उस समय भी चालान काटते थे, लेकिन वो चालान भरा कहाँ से जाएगा उसका भी आप ध्यान रखते थे। तो समझाना, चालान काटना उस व्यवस्था को सिस्टम में नहीं ला सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को समझा देते हैं, हमें लगता है कि कोई भी ऐसी कुछ जाने अनजाने में भी आपसे गलती होती होगी। रोड पे धूप में, जिस धूप में हम आप एसी के अंदर रहते थे, आप ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालते थे, और 5 मिनट इनके पास हम लोग रुक जाते थे, किसी के फ़ोन पे 5 मिनट में पसीना से भीग गए, मतलब शब्द सही से नहीं निकलते थे। लेकिन जो 12 घंटा 10 घंटा ड्यूटी कर रहा है वो कितना कंट्रोल में अपने आप को रखा है। तो समझा के ड्यूटी करते थे। यातायात परिवर्तन वो देवरिया में, आप बताइए, देवरिया में इसके पहले कभी महोत्सव शायद हमको नहीं याद है, और हम बता ही दिए कि हम सुनते ही नहीं थे, लेकिन जब से सुन लिए तब से और कुछ नहीं सुनते। क्या बात है। आपका पोस्ट पड़ता है और आप लोग जुड़े हुए हैं। धर्म और संस्कृति वो प्राण वायु है जिस पर हम लोग भी चलते हैं, जिस पर हम लोग कलम उठा पाते हैं और लिख पाते हैं। तो प्रमोद जी ने एक जो संस्कृति और धर्म की पताका को जितना ऊंचा उठाया है, हम लोगों का जितना गौरव बढ़ाया है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ भैया, मुझसे कोई पूछता है कि प्रवीण शास्त्री इसके आगे आप क्या लगाएंगे, मैं क्या बताऊं कि आप क्या हैं। मैं कहा इसके आगे कुछ है ही नहीं। अब इसके आगे लगाने की जरूरत क्या है? हम कहा इसके आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि मैं जाति का भी अपने, मैं मिश्र भी नहीं लिखता हूँ, प्रवीण मिश्र भी नहीं। कोई ये ना बगल में बैठा हुआ कहे कि अरे यार हम तो यादव हैं, हम प्रजापति हैं, पासवान हैं, यही मिश्रा जी बैठे हैं। नहीं, वो सोचता रहे अपने मन में। मुझे जातिवाद, मुझे इंसानियत के धर्म पे चलना है। नौजवानों के लिए एक बड़ी सीख है और निश्चित ही होना चाहिए। क्या बात। आपने टीएसआई साहब, मैं भी इनको कहता हूँ अभी भी, पता नहीं एसपी क्या इनको अच्छा भी लगता है ये, लगता है कि किसी और पोस्ट पे नहीं ना हो गए, टीएसआई कर रहे हैं तो विभाग कहेगा कि अभी भी टीएसआई कर रहे हैं, लेकिन मैं जाने अनजाने में भी बता रहा हूँ कि हमेशा टीएसआई शब्द ही निकले। तो अगला सवाल भैया, अगला सवाल आप ही से है। जैसे कि आप इतना अवेयरनेस पे काम करते रहते हैं, इसमें कोई नो डाउट, तो आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि युवाओं में अवेयरनेस बढ़ी है कि ये घटी है ट्रैफिक रूल्स को लेके? चाहे देखिए, पुलिस सही की बात तो है कि हम अपने हिंदुस्तान को कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु बहुत पहले ही थे हम। और सच में अवेयरनेस के बारे में, जैसे मैं रोड पे रहता हूँ, पता नहीं सबको इतना मौका मिलता तो सबको ही है, लोग रोड पे निकलते, सबको दिखता है, सब समझ में आता है। अवेयरनेस को हम नहीं कह सकते बड़ी है, और स्पेशली हम जिस परिवेश में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, और वो दिख रहा है सबको। और अवेयरनेस जो सेल्फ से होता है, सेल्फ से, जब तक हमें लगेगा हमें पुलिस वाला रोकेगा या कोई रोकेगा, हमें दंड देगा तो हम सुधरेंगे, तो उसको सुधरना हम नहीं मानते। जिस दिन हम अपने घर से ही निकलते ही ये मान के चलेंगे नहीं हमें सुधर के ही चलना है, उस दिन मानेंगे कि हम मतलब बिल्कुल अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, युवा हम आप सब लोग। और हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि अगला की गाड़ी बिल्कुल लाइन से खड़ी होनी चाहिए, वो हॉर्न ना बजाए, और वो जो हेलमेट लगा के चले, या 3 सवारी ना चले, लहराए ना। और कई बार हमें मौका मिलता है तो हम चूकते नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें खुद से होती हैं। कई बार मैंने बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े लोगों को सुना है, और वहाँ पे IAS IPS लॉबी के लोग ये बात बताते, विद्वान सांसद विधायक मंत्री जी बताते हैं, अभी भी देश में अगर ये कहा जाए आप हेलमेट लगाइए, आप 3 सवारी मत चलिए, आप ईयरफोन मत लगाइए, आप हॉर्न नहीं बजाइए, तो हम कैसे माने अवेयरनेस हो गया है। अच्छा, सही बात है। एक बात अक्सर जो हमने सीखा है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कि हम जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। बिल्कुल, जितनी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, क्या कौन सी ऐसी बात की कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। तो बस जो लोग जानते हैं, जो हम लोग उसको मानने लगे, तो मुझे लगता है कि सब काम आसान हो जाएगा। और जैसे ऐसे ही युवा अनन्य, जैसे युवा जब इनको लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो एक आग सी लगेगी, उनको लगेगा कि ये कल का लड़का अभी एकदम युवा है, इतनी अच्छी बातें, इतनी स्मार्ट बातें कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इन श्रेष्ठ कवि लोग, श्रेष्ठ समाज सेवी लोग और श्रेष्ठ लोगों की बातें जब समाज में जाएंगी तो कुछ तो असर करेंगी, कुछ तो असर करेंगी। जहाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो होगा, तो ये बातें अच्छी वाली समाज को जाएंगी, एक मैसेज करेंगी, छुएंगी, और जरूर इससे हम लोगों का आने वाले समय में उत्थान होगा। फिर आज समय कम पड़ गया। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल अंतिम मैं आपसे और लूंगा, उसके बाद बातचीत को समापन की ओर हम लोग लेके जाएंगे।
आपने कहा कि पुलिस वालों की बात नहीं मानती है जनता, तो क्या लग रहा है, मतलब पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मतलब होते ही हैं, बड़े बड़े मामले निकल के सामने आते हैं। थोड़ा सा कठिन सवाल आपसे ले रहा हूँ, ऐसे सवाल शायद ही आपसे कभी पूछे गए होंगे, तो क्या लग रहा है, मतलब क्यों ऐसा होता है? नहीं, कैसे नहीं मानती पुलिस की बात जनता। और अभी हमारे बहुत उच्च अधिकारी महोदय आए थे और यहाँ देवरिया के श्रेष्ठ, समाज के श्रेष्ठ लोग थे, और सर के सामने जब बातें रखी गई तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ एक TSI रामवृक्ष हुआ करता था, उसके जाने के वो जब आया तो देवरिया बिल्कुल बदल गया, और उसके जाने के बाद देवरिया फिर बदल गया। मतलब केवल एक आदमी के करने से अगर इतना सब हो सकता है, तो अगर सब लोग करेंगे तो देवरिया क्या पूरा हिंदुस्तान एक दिन बदल जाएगा। अगर उनका सवाल थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं, जी कहने का जो उनके मतलब है सर कि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप है कि सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, सबसे भ्रष्ट विभाग है। जी किसी भी चौराहे से लेकर सर इसके साथ किसी भी चौराहे से लेकर और बड़े से बड़े कार्यालय तक जो है वो सिस्टम चालू है। चूंकि हम लोग तो आपको जानते हैं, और जैसा अमित ने कहा कि अगर कोई ईमानदारी का पुरस्कार होता तो सबसे पहले आपको मिलता, हर वर्ष मिलता। चूंकि आप उस तंत्र का हिस्सा हैं, तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं, आपने क्या अनुभव किया है? देखिए, सच बड़ा कड़वा होता है। कुछ चीजें हैं बिल्कुल, जैसे एक जगह होती है, गुंजाइश होती है मेरे लेवल पे, जैसे इस मंच पे आके इतनी सारे मतलब कठिन सवाल का जवाब देना, मतलब हमको रिटर्न में बड़ा मतलब ऐसा है। लेकिन फिर मेरी एक सेकंड वो रिटर्न ही है ये, मतलब आपके राइजिंग भारत को, और जो ये टॉप क्लास के लोग हैं, इनको देश स्तर के लोग जानते हैं, इंटरनेशनल, अनन्य जी को इंटरनेशनल लोग जानते हैं, शास्त्री जी को क्या समझ रहे हैं आप, और मतलब तो इस आपके इस जो है जो आपका ये चल रहा सिस्टम, राइजिंग भारत का जो सिस्टम चल रहा है, इसको पूरा दुनिया देखेगी कल, तो जानेगी कि देखिए जो अनन्य जी कह रहे हैं तो मतलब बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ऐसा होता नहीं तो कहते क्यों? ऐसा होता नहीं तो कहते क्यों? और हर आदमी कहीं ना कहीं भुक्तभोगी है, लेकिन उसके बाद उसके पहले हमें उन चीजों पर नहीं जाना, हमें तो अपने को देखना। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम पुलिस में काम करते हैं, पहले मैंने अपने खुद को सुधारा, और अपने ज्यादा नहीं 2-4 भाई मित्रों को मैंने सुधारा है। मेरे संपर्क में जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं। तो देखिए, कोशिश से कुछ भी हो जाएगा। और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जब कभी मीटिंग होती है तो इस बिंदु पे, जिस पे आपका इशारा था, इस बिंदु पे सख्त आदेश होता है। और सही बात तो है कि अभी इस दौर में छोटी सी छोटी गलती पे बड़ी सी बड़ी सजा मिल रही है, तो मतलब धीरे धीरे सुधार होगा। और क्या पुलिस थी अंग्रेजों के जमाने की, तब से अब बहुत अंतर। आप रोड पे पुलिस वाले को डेड बॉडी उठा के कंधे पे ले जाते हुए देखा होगा आपने। तालाब में डूबे हुए आदमी को पूरा लोग तमाशा देख रहे होते हैं, वो पुलिस वाला कंधे पे ले जाता है, एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले पहुंचती तो पुलिस ही है। पुलिस बहुत खराब है, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता है। लेकिन पुलिस को एक प्लीज, मतलब मैं अंत में आप पे आ जाऊंगा, एक सेकंड से, पुलिस को अच्छा और होने की जरूरत है। जैसे मुझे आप प्यार करते हैं, हमें नहीं लगा कि इतने देवरिया के टॉप क्लास के क्रीम लोग बैठे हुए हों, और जो राष्ट्रीय स्तर के लोग बैठे हों, उसमें पुलिस वाले को बैठा के जो भाव देते हैं, वो सिर्फ इन कर्मों की वजह से देते हैं। नो TSI, नो दरोगा, नो पुलिस। तो सर ऐसे और पुलिस वाले अच्छे होंगे तो जो मुझे मिल रहा है उनको भी मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इसको पहले उन्होंने जो कहा कि पुलिस वालों का, आपकी बात नहीं है। 100 में जो है, मैं मानता हूं कि 2 लोग ऐसे होंगे जो वो सम्मान डिजर्व करते हैं, है ना, और जो लोग ईमानदार हैं। मेरा सवाल ये कि 98 लोग ऐसे क्यों हैं, क्यों नहीं सुधार हो रहा है? इसमें ना थोड़ा समय सर परिपाटी, जैसे मैं भी जोड़, अभी तक जैसे हम ऐसे चलते सीधे चलते हैं, हमको कहा जाएगा कि उल्टे चल रहे हैं, तो सर उसमें समय मतलब लगेगा। सुधार हो रहा है, मैं ये कहूंगा कि ऐसा है नहीं कि ना सुधार हो रहा, सुधार सर हो रहा है। जोड़ूंगा ना तो आपको रियायत मिलेगी थोड़ी सी। जैसे कानून में ना घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। देना तो व्यवस्था है ना, जब नहीं देखिए, बहुत लोगों को अभ्यस्त है कि बिना पैसे के काम होगा ही नहीं। सही बात है। तो हम आपसे आपके संस्मरण के रूप में पूछेंगे कि जब पहली बार, नॉर्मली लोगों के दिमाग में है पुलिस वाला है, पैसा लेके काम कर देगा, पैसा लेके गाड़ी खड़ी है छोड़ देगा, चालान नहीं काट। पहली बार जब आपको घूस ऑफर किसी ने किया होगा, हुआ होगा ना सर, बिल्कुल। तो आपने उसे कैसे समझाया? अच्छा पैसा, प्लीज एक सेकंड, इस बात में मैं कर लेने दीजिए, बहुत मजा आएगा लोगों को। जैसे यही देवरिया होता है, मैं अभी ट्रैफिक में आया होता हूँ, बिहार के लड़के आते हैं, इलाहाबाद पढ़ने वाले लड़के आते हैं, वेल एजुकेटेड, पल्सर पे 3 सवारी आते हैं, तीनों मित्र होते, छुट्टी आते हैं और पल्सर से आते हैं। उनको मैं रोकता हूँ, हमने कहा कि 3 सवारी बिना हेलमेट के, और हमें लग रहा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ, कुल 9,000 रुपया हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि सर इतना पैसा तो नहीं है प्लीज़, और सर कुछ समझिए।
तो हमने कहा कि तो देखिए मतलब जो अभी आपने कहा कि अगर पैसा देने पर पार्टी नहीं होती तो उनको लगा कि काम हो जाएगा। तो हमने कहा यार चलो 3,000 रुपया होता है तो 1,500 में काम चल जाएगा। उन्होंने तुरंत 500 रुपया जो खर्च का मिला था उन्होंने इकट्ठा किया और मुझे दिया। हमने कहा ज़्यादा है यार। तो फिर मैंने उनको 500 रुपया मतलब 500 वापस किया। हमने कहा चलो 1,000 काम चलाएंगे। तो हमें लगा यार वो पहला मेरा केस था। इसके पहले पूरे जीवन में मतलब जब से मेरी नौकरी लगी है नहीं ऑफर तो कभी हुआ होगा और ब्याह में, लेकिन एज ए जब मैं ट्रैफिक में आया तो इसके पहले पहली घटना थी मेरी वो। और इसके बाद जब मैंने उनको फिर 500 हमने कहा यार तुम लोग पढ़ने वाले लड़के 500 में मेरा काम चल जाएगा और लेकिन रसीद नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं। कहा सर नहीं सर रख लीजिए सर 9,000 रुपया की जगह आप 500 रुपया तो ले रहे हो। फिर मैंने 500 वापस किया तो उसमें से एक लड़का मोटरसाइकिल से उतरा और मुझे पकड़ के मतलब बिल्कुल आंखों में आंसू लिए सर ऐसा पुलिस वाला काम होता है सर 500 प्लीज सर रख लीजिए। और सर हम लोगों को तो सर मतलब कोई और होता तो 3,000 ले लेता, आप तो 500। तो फिर जब मैंने उसको पैसा वापस किया तो तीनों पकड़ के इसी जहाँ पे डीएम साहब का आवास है वहीं पे पकड़ के वो लड़के रोए कि सर आपके जैसे पुलिस वालों की वजह से हम लोग पूरे जीवन में पुलिस का सम्मान करेंगे। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि ये पुलिस वालों के लिए स्पेशली बताई क्या कि बात आप अगर ऐसा करते हो तो बच्चे पकड़ के रोएंगे। और जब कभी मुझे देवरिया आना होता है उसका रिजल्ट ये है कि देवरिया आना होता है लोग अपनी पत्नी के साथ, बहू के साथ, बेटी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होते हैं। क्या बात और मुझे गाड़ी में जगह बना के बैठा के लाते हैं। जब मैं कहता हूँ कि सर आपका परिवार है तो लोग कहते हैं कि आप भी मेरा परिवार नहीं हुआ। क्या बात। तो जब आप करेंगे तो मिलेगा। तो ये और पुलिस वालों के लिए मैसेज है। और जब मैं देवरिया से गोरखपुर में होता हूं तो गोरखपुर के लोग पूछते हैं कि आप देवरिया में क्या करते थे। देवरिया का बच्चा, बूढ़े जवान और बहुत अच्छे घरानों के लोग जाके गले लगते हैं तो मतलब छाती चौड़ी हो जाती है और थकान उतर जाता है। क्या बात। तो ये सबके लिए मैसेज है जो अमित जी को, जो अनन्य जी को, या यहाँ जो सबकी पीड़ा है कि पुलिस बिना लिए काम नहीं करती, दिए काम नहीं करती है, इससे ऊपर आइए और जरूर पुलिस को भी लोग आदर करेंगे, सम्मान करेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से। माने वर्दी के पीछे मनुष्यता भी रहती है और जिस वर्दी के पीछे मनुष्यता नहीं है, जिस वर्दी के पीछे शोषक है, उस वर्दी के पीछे भी मनुष्य होने की आवश्यकता है। जी जी सर, अमित बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है और मेहमानों को और कविता का समय हो गया है। बिल्कुल एक अनंत जी की तो मैं चाहूँगा कि जो चर्चा की समाप्ति हो, जैसे जैसे स्टार्टिंग में भी हमने सुना है तो वैसे समापन के भी समय क्या बात। आपसे निवेदन है कि लहराता हुआ कुछ सुनाइए। छोटा सा सुनाइए। लहराता हुआ कुछ नहीं सर, वो जो एक आपका ना एकदम जोश वाला मतलब वाला है सर, वो पूरी दुनिया सुनना चाहती है। कौन सा क्या जो आप वो जो अभी तक ये नहीं समझ पाता आपका नहीं आपको पता है आपकी महाभारत लंबा हो जाएगा थोड़ा सा उसका छोटा सा सर। एक अनन्य ने, यहाँ मैं ये सूचना भी दे दूं कि अनन्य ने 1000 से ज्यादा पृष्ठों में महाभारत की कथा को दोबारा से लिखा है। गंगा पुत्र नाम से ये इनका महाकाव्य है और अनन्य ने क्या कमाल लिखा है, हम लोगों को गौरव है। और महाकाव्य से हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैं इसका जो है महाभारत का जो सार है मेरे अनुसार मैं वो सुनाता हूँ। महाभारत के जब 18 दिन बीत गए तो युधिष्ठिर जो है पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। युधिष्ठिर जाके उनके पास रोने लगते हैं। कहते हैं पितामह, जो मेरा राज्य का लोभ था उसने कितना विराट युद्ध करा दिया, इतने सारे लोग मारे गए और सबसे बड़ी बात कि जिस राज्य के लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी, जब वो राज्य मुझे मिल गया है तो मैं उसका भोग नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बात। मुझे लगता है कि मैं जिस सिंहासन पर बैठ रहा हूँ वो मेरे भाइयों के शवों पर टिका हुआ है। मैं जिस वस्त्र को पहनता हूँ जिसे राजवस्त्र कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे सगे संबंधियों के खून में भीगा हुआ है। और जब जब मुझे ये अनुभूति हो रही है मेरा मन करता है कि मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूँ। तो भीष्म उनको क्या उत्तर देते हैं, मेरी एक समीक्षा है, मैं उसे आप लोगों तक देता हूँ। भीष्म ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि राज्य महाभारत युद्ध का कारण था। संभव है कि राज्य एक कारण रहा हो, लेकिन महाभारत युद्ध के अनेक कारण थे। किसी युग में, किसी भी कालखंड में अगर ये कारण होंगे तो एक विराट युद्ध लड़ा जाएगा जो संभवतः महाभारत जैसा होगा। कौन से कारण? स्वागत। जब द्रौपदी धृतराष्ट्रों के अंधेपन पर मुस्काएगी। क्या बात। सारी घटनाएं हम लोग जानते हैं।
सिर्फ प्रतीक है, किसी भी कालखंड से जोड़ सकते हैं कि जब द्रौपदी धृतराष्ट्रों के अंधेपन पर मुस्काएगी, जब कुंती नवजात शिशु को धारा पर धर आएगी, जहां भीष्म के भय से गांधारी का संवर होना है, जहां शकुनियों के सीने पर प्रतिशोधों का ढोना है, जहां पांडव चौसर पर द्रौपदी का दांव लगाएंगे, जहां दुशासन चीर खींचने सभा मध्य आ जाएंगे, जहां सभापति अपने नैतिक नेत्र फोड़ कर बैठे हों और पितामह भीष्म सभा में मौन ओढ़ कर बैठे हों, तो जब पांचाली रक्त स्नान का निश्चय मन में कर लेगी, युद्धों का परिणाम भूल प्रतिशोध हृदय में भर लेगी, जब स्वयं केशव ही युद्ध हेतु पांडु कुल को उकसाएंगे और सारथी बनकर स्वयं रणभूमि में आ जाएंगे, हे धर्मराज तब तब भूपर, हे धर्मराज तब तब भूपर, खूं कत्लो गारत तय है और युग चाहे कोई भी हो, एक महाभारत। और अंतिम 6 पंक्तियां इसकी कि भीष्म ने कहा कि तुम्हें लगता है बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए, किसी युग में किसी भी कालखंड में अगर ये लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं तो उन्हें अंततः यही पहुंचना है। कौन सी गतिविधियां? कि जो द्रौपदी के चीर हरण पर मौन साध कर बैठे, क्या बात है, जो द्रौपदी के चीर हरण पर मौन साध कर बैठेगा, जो अधर्म के सम्मुख अपने हाथ बांध कर बैठेगा, जो राज्य में रहकर राज्यद्रोहियों की भाषा में बोलेगा, अन्यायों की चौसर पर भी जिसका रुधिर न खोलेगा, उसका न्याय की राज्यसभा में खंडित होना निश्चित है, उसका न्याय की राज्यसभा में खंडित होना निश्चित है और एक एक अपराध के बदले दंडित होना निश्चित है। दंडित होना निश्चित है कि फिर राजा हो या रंक हो कोई वेदी पे उतारा जाएगा। और एक पंक्ति में पूरा महाभारत, क्या बात, कि फिर राजा हो या रंक हो कोई वेदी पे उतारा जाएगा, राजा हो या रंक हो कोई वेदी पे उतारा जाएगा, और यदि भीष्म कहीं पर दोषी है तो भीष्म से मारा जाएगा। क्या बात है, क्या बात। बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग राइजिंग भारतवर्ष को देख रहे हैं तो जरूरी से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मिले, जुड़े, हम सबको जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, वैसे तो पत्रकारों का यह धर्म ही होता है कि वो बस दिखाएं, इसके फेर में न पड़े कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्योंकि आप जज नहीं हैं, जनता ही जज है और जनता ही तय करेगी। तो हम भी बस आपके सेवक हैं। आप तक सोचा कि ये सब चीज़ें जब आएंगी, और राइजिंग भारतवर्ष का उद्देश्य ही यही है, सीकिंग द ट्रूथ, किसी भी चीज़ के पीछे सत्य क्या है उसको सामने लाना। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और अपने मित्रों तक भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।